वेलकम बैक। सो आई होप सो कि इसके पहले वाला लेक्चर आपको अच्छी से समझ गया होगा। ठीक है, अभी ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें आपकी सिलेबस में कुछ इस रिएक्शन ये टॉपिक पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मे बी आपको MCQ के फॉर्म में पूछ ले, मे बी आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ ले, या मे बी ट्रू और फॉल्स, और इन एनी सेंस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस हमें उसी रिएक्शंस हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शंस पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे हमें कुछ बेसिक से टॉपिक से उन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी पहला जो हमें डिस्कस करना है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने पोटाशियम क्लोरेट को हीट किया था। ठीक है, हमने पोटाशियम क्लोरेट को मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया था। सो इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें फॉर्म हुआ था पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड। तो ये जो है ये रिएक्शन लेबोरेटरी में की जाती है और ये स्पेशली ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए ही की जाती है। देयरफॉर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे आप बैलेंस कर लेना। सो दिस इज ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो ये इस फॉर्म में आपको ऐसे पूछ सकते हैं, गिव एक्सप्लेन अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे करके भी पूछी जा सकती है या किसी और फॉर्म में पूछी जा सकती है। ठीक है, या तो आपको रिएक्शन दे देंगे, कैटालिस्ट गायब कर देंगे, या फिर रिएक्टेंट गायब कर देंगे, कैटालिस्ट दे देंगे, बाकी चीज़ें दे देंगे। सो आपको वो ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये पहली रिएक्शन है जो हमें याद रखनी है। इसके बाद में हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें फेरस सल्फेट जो है वो बनाता है, मतलब ऑब्वियसली हीट करने के बाद इट अंडरगो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारी फॉर्मेलिटीज अब मैं लिखने वाली नहीं हूँ, इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फेरस सल्फेट जो है वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, SO3 रिलीज होता है और SO2 रिलीज होता है। क्या होता है एक्चुअली, ये जो फेरस सल्फेट है ना, ये ऐसे फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, क्या रहता है कि ये जो फेरस सल्फेट है इसको 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। अब ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये मैम ये क्या चीज़ है, ये आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाला है। तो फेरस सल्फेट जो है वो एक्चुअली फेरस हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा देखो एक्चुअली ना कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग वो सीरीज पढ़ने वाले हैं जिसमें होता है पहला आपका मीथ, ईथ, ठीक है, प्रो। मैम ये सब क्या लिख रही हो, 1 मीन्स मीथ होता है, 2 मीन्स ईथ होता है, प्रोप मीन्स 3, ऐसे करते करते 7 मीन्स हेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हेप्टा। क्लियर हो गया? ये एक सीरीज, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 है ना, वैसे ही अगर हम सीरीज की बात करें केमिकल सीरीज की, तो उसमें 1 मीथ, ईथ, प्रोप ये नंबर्स है। तो हेप्ट मीन्स 7, तो हाइड्रेट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल, और हेप्ट मीन्स क्या हो गया, 7। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 7 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। अभी तो देखो क्या होता है कि जब आप इसको हीट करते हैं ना, ये एक्चुअली 2 स्टेप में काम होता है। ये जो रिएक्शन आपने देखी ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि जो फेरस हेप्टाहाइड्रेट है, जब आप इसको हीट करते हैं तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये वाला पार्ट, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो निकल जाता है। मतलब क्या होता है कि ये फेरस सल्फेट अलग और ये वाटर अलग। क्लियर? इसका मतलब ये पहले हाइड्रेटेड था। ये जो प्रॉपर मॉलिक्यूल है, इस रिएक्शन में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए रहते और आप लोगों को कंफ्यूज हुआ रहता, और आपके बुक में भी वैसा दिया नहीं गया, जस्ट बिकॉज आप लोग अभी 10th में और आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली इट इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका पूरा नाम ये है,
आई थिंक सो ये नाम रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेप्टा मीन्स 7, हाइड्रेट मीन्स वाटर, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या होता है जब आपको इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है सबसे पहले फेरस सल्फेट। कौन सा? देखो, जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसे कहते हैं हाइड्रेट, अब यहाँ पे नहीं है इसलिए इसे कहेंगे हम लोग अनहाइड्रस। क्लियर? क्या कहेंगे? अनहाइड्रस। क्या वर्ड है? अनहाइड्रस। इज इट क्लियर? मतलब उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है इसलिए उसे कहा जाता है अनहाइड्रस। क्लियर? ये होता है ग्रीन कलर का। अब जब इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है तो ये वाइट कलर का बन जाता है। क्लियर हो गया? फिर ये जो फेरस सल्फेट है ये सेकेंड स्टेप में होता है, मतलब कि ये जो फेरस सल्फेट है ये फिर डिकम्पोज होता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड, SO3 एंड SO2। ठीक है? और ये बनता है ब्राउन कलर का। सो आपको स्टेप क्लियर हुई कि इस रिएक्शन में जो हमने देखा था ये होता क्या है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये एक कंसेप्ट आपके बुक में आपके रिएक्शंस में दिया गया, वही हमें डिस्कस करना था। ठीक है? सो एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी है इसमें सबसे पहले क्या होगा? ठीक है? सबसे पहले आपका जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है? मतलब इट वॉज ग्रीन इन कलर एंड इट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, इट इज वाइट इन कलर एंड इट डज नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट डू वी कॉल इट? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहीं पे नाम लिखा है, अब मैं रिपीट नहीं लिखूंगी। इसे हम क्या कहेंगे? अनहाइड्रस, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। इसलिए मैम सभी में नहीं होते हैं, सभी में लिखना क्या? नहीं, यहाँ पे थे, निकल गए, इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि इट इज अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है? देन इसके बाद में क्या होगा? फिर ये जो फेरस सल्फेट है, ये वाला जो फेरस सल्फेट है ये एक्चुअली फिर डिकम्पोज होगा और बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, SO3 और SO2। डायरेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा उसके बाद में, एंड दिस इज ब्राउन कलर। तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पहले ये हटता है और उसके बाद में डिकम्पोजिशन से पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर बाद में यहाँ पे आएगा। क्लियर? ठीक है? ऐसे प्रोसेस है ये। क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? अभी नेक्स्ट आप लोगों को जो हमने रिएक्शन देखी थी, नेक्स्ट हमने देखी थी लीड नाइट्रेट की रिएक्शन। इसमें लीड नाइट्रेट जो था, ठीक है, वो लीड मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो गया था और नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई थी और ऑक्सीजन। ठीक है? अभी हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट लेते हैं और उसको हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, ये सपोज हमारा बर्नर है और हमने इसको हीट दी और यहाँ पे हमारा क्या है? लीड नाइट्रेट है। सपोज ये हीट हो रहा है, ठीक है, तो जब ये फॉर्म होगा ना, एक चीज़ याद रखनी है हमें कि जब ये हॉट होती है, ये टेस्ट ट्यूब जब हॉट होता है तो लीड नाइट्रेट का जो कलर है वो कौन सा रहेगा? रेड। और जैसे ही वो कोल्ड हो जाएगी, ये टेस्ट ट्यूब जब कोल्ड हो जाती है तो लीड नाइट्रेट का कलर कैसा रहेगा? येलो। ये चीज़ इसमें हमको याद रखनी है। रिएक्शन वही है, बस याद ये रखना है कि जब वो गर्म रहेगा ना तो उसका कलर जो है इट्स लाइक जैसे वो लोहा गर्म होता है तो रेडिश दिखता है, फिर बाद में हमारा ब्लैकिश दिखता है, आई मीन ब्राउनिश। तो वैसा ही कुछ समझो कि जब वो गर्म रहेगा तो वो रेड कलर का रहेगा और वहीं पे जब वो कोल्ड हो जाएगा तो वो येलोइश कलर का हो जाएगा। क्लियर? ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला। ठीक है? अब इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, तो एक सिंपल सा ले लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिएक्शन सेम है कि सिल्वर हलाइड रहेगा, X स्टैंड फॉर आपका X नहीं, या आपके फ्रेंड्स का X नहीं, यहाँ पे X मतलब हैलोजन। ठीक है? सिंबल है वो उसका। तो ये जो है इट विल, जब ये लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा और हैलोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब हमें याद क्या रखना है कि अगर क्लोरीन रहा तो कौन सी गैस होगी रिलीज? Cl2। ब्रोमीन रहा तो कौन सी गैस होगी रिलीज? Br2।
ये ठीक है, ये ओके मैम, ये समझ में आ गया। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि सिल्वर क्लोराइड जो है सॉरी, सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो होता है पेल येलो कलर का। पेल येलो मीन्स लाइट येलो आप लोग बोल सकते हो, एकदम लाइट लेमन जैसा लाइट येलो कलर। तो हमें याद क्या रखना है, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। हमें याद ये रखना है क्योंकि आपको कलर के बेसिस पे एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट कलर का है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो पेल येलो कलर का है। अल्टीमेट प्रोडक्ट जो ये फॉर्म हुआ ये ग्रेइश वाइट ही रहेगा, ये दोनों में भी कॉमन है, ग्रेइश वाइट। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर क्लोरीन गैस रिलीज होती है तो वो येलो ग्रीन कलर की होगी, ठीक है। और आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर Br है तो Br से ब्रोमीन, Br से ब्राउन, तो इट विल बी ब्राउन रेड कलर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग रेड ब्राउन या ब्राउन रेड, आपको जो कहना है, रेड ब्राउन और ब्राउन रेड, इट इज रेड ब्राउन। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ये जो है अगर क्लोरीन रहा तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी, सिल्वर ब्रोमाइड रहा तो ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। अब और क्या ध्यान रखना है, अगर सिल्वर क्लोराइड रहा तो वाइट रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड रहा तो पेल येलो रहेगा, क्लोरीन गैस रिलीज हुई तो येलो ग्रीन गैस होगी, ब्रोमीन गैस रिलीज हुई तो रेड ब्राउन गैस होगी। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आपको दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो क्या होता है, आयोनिक वाटर लिया जाता है। पहले आप लोग ना बेसिक चीज समझ, नो डाउट हम लोग ये सारी चीजें मेटल एंड नॉन मेटल में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप देख लो, दो रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मीन्स, ठीक है, सपोज इसको फिर हम सपोज एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज आवर बैटरी, ठीक है। अभी ये जो सॉल्यूशन होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इट कैन बी एनीथिंग, जिस चीज का आप सॉल्यूशन लोगे दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। एक जो रॉड होगी इट विल बी कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एक रॉड होगी सपोज दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। देखो होता क्या है, सपोज आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो, सपोज ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। एक चीज याद रखना, हमेशा ये साइड वाला जो है ना पॉजिटिव रहेगा, ये साइड वाला नेगेटिव रहेगा, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अभी जब आप इसको ब्रेक करते हो तो क्या होता है, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये बन गया पॉजिटिव। हमने फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखा था, उसी का उल्टा समझो, NaCl है, उसको ब्रेक करना है। हमने फॉर्मेशन कैसा देखा था कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस कंबाइन होके बन रहा है NaCl। इसी का उल्टा कर दो कि NaCl जो है वो ब्रेक होके बन रहा है Na प्लस और Cl माइनस, बस वही चीज होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज AB। अभी ये जो है ये स्प्लिट हो जाएगा, A प्लस और B नेगेटिव में। अब देखो जो पॉजिटिवली है उसे हम कहते हैं कटायंस, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसे कहते हैं हम अनायंस। नाउ दो रॉड है हमारे, तो देखो कटायंस आर पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके तरफ जाएंगे, नेगेटिव के तरफ, तो ये किसके तरफ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये जो होता है ना, इन्हें हम कहते हैं, ये और ये, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। किसी भी सेल में ये होता है इलेक्ट्रोलाइट और ये होते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के पास ही जाएंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, और ये नेगेटिव है तो ये किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव के पास में जाएंगे। तो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्लियर। अभी
सपोज ये वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो इसके पास कौन आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? अनायन। तो जिस इलेक्ट्रोड के पास में अनायन आता है उसे हम कहते हैं एनोड। क्लियर? वहीं पे सपोज ये वाला हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इट इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो इसके पास कौन आएगा? पॉजिटिव आएगा, राइट? पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? कटायन। अभी जिस इलेक्ट्रोड के पास में कटायन आएगा उसे हम कहते हैं कैथोड। इज इट क्लियर? ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जिसके पास में वो इलेक्ट्रोड, देखो दोनों को भी हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो, जैसे हम बोलते हैं ना आयंस, आयंस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव इज कॉल्ड एज कटायन, नेगेटिव इज कॉल्ड एज अनायन। उसी तरह से इलेक्ट्रोड जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों ऐसा भी समझो, मैम ये तो नाम उल्टे दिख रहे हैं, समझो क्यों। ये इलेक्ट्रोड है, इसके पास में नेगेटिवली चार्ज आयंस आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज का नाम होता है अनायंस, इसलिए उसका चार्ज, उसे हम नाम दे दिया एनोड। ठीक है, अभी ये जो इलेक्ट्रोड है इसके पास में कटायंस आ रहे हैं, कटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने कैथोड। याद रखना वो अपोजिट के तरफ ही जाएगा, इसका मतलब कटायंस हमेशा जाएंगे एनोड के तरफ क्योंकि वो नेगेटिव है, अनायंस हमेशा जाएंगे कैथोड के तरफ। ठीक है, सॉरी एनोड के तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी कंफ्यूज हो रहा है क्या आप लोगों को? तो एक बार और देख लो। एक हो गया हमारा कटायन, एक हो गया हमारा अनायन। ठीक है, कटायंस होते हैं पॉजिटिव, अनायंस होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव ऑब्वियसली जाएगा, पॉजिटिव ऑब्वियसली जाएगा नेगेटिव के पास, और नेगेटिव ऑब्वियसली जाएगा पॉजिटिव के पास। ठीक है, कटायन जिसके पास जाएंगे उसे हम कहते हैं कैथोड, अनायन जिसके पास जाएंगे उसे हम कहते हैं एनोड। अभी पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, इसीलिए कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। अभी नेगेटिव पॉजिटिव के पास ही जाएगा, इसलिए एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। अब क्लियर हो गया? ठीक है, कैथोड, एनोड, कटायंस, अनायंस। कटायन जिसके पास जाता है उसे कहते हैं कैथोड, अनायन जिसके पास जाता है उसे कहते हैं एनोड। क्योंकि कटायंस पॉजिटिव है, देयरफॉर कैथोड कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। अनायन एनोड के पास जाता है, जस्ट बिकॉज अनायन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए एनोड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स। ओके, तो अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या है? ए बी जो है ए प्लस बी नेगेटिव, फिर ये जाएगा किसके पास? पॉजिटिव है कटायंस, ये जाएगा कैथोड के पास। कैथोड क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है मतलब अनायन है, अनायन जाएगा एनोड के पास, मतलब ही पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास। क्लियर हो गया इतना? अभी क्या होता है कि ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, देखो H2O, इसको मैं HOH ऐसा लिख सकती हूँ। क्लियर हो गया? ये जो पार्ट है ये होता है पॉजिटिव, और ये जो पार्ट है ना ये होता है नेगेटिव। रेड वाला पार्ट जो है ये होता है नेगेटिव। जब आप इसको स्प्लिट करते हो, एक काम करते, इसको नहीं लेते, ऐसा नहीं लेते, HOH ऐसा ले लिया। ये क्या हो जाता है कि H प्लस आयंस और O माइनस आयन उस वाटर में घूमने लग जाते हैं स्प्लिट होने के बाद। फिर ये H प्लस ये जाता है पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव के पास में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मिल के बन जाता है। देखो पहले क्या हुआ, ये जो है ये पॉजिटिव था, ये जाएगा नेगेटिव के पास में,
तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ले लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होके सिंपल बन जाता है H। अब ऐसे 2 H आएंगे और बना लेंगे H2, समझा। सिमिलरली क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये जाएगा पॉजिटिव के पास में, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ले लेगा और बनेगा सिर्फ O। अब मैंने आपको बताया कि गैसेस ऐसे फॉर्म में नहीं रहती, वो कंबाइन ही होगी। तो जैसे हाइड्रोजन में हो वैसे ही यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और बनाएंगे O2। इज इट क्लियर? ठीक है, ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में, मतलब वाटर और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप बात करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, सॉरी, एक ये और एक ये। तो ऑब्वियसली जब ये स्प्लिट होगा तो क्या हो जाएगा कि 2 H+ निकलेंगे और एक ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन निकलेगा। नाउ अब ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इसके पास जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, मतलब क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बन जाएंगे 2H। अब 2H ऐसे तो रह नहीं सकते बिकॉज ये गैसियस स्टेट में, ये कंबाइन होके बन जाएंगे H2। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब H और H कंबाइन होके बन गया H2। क्लियर? अब सिमिलरली क्या होता है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है ना, तो उसका दूसरा मॉलिक्यूल लगेगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल का मतलब ये ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज लेगा, बट इसको दूसरे मॉलिक्यूल का भी लगेगा ऑक्सीजन, तब जाके ये कंबाइन होके बनाएगा O2। मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर इसको हम बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को पूरा, तो जब वाटर स्प्लिट होता है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के गैस इवॉल्व होते हैं और एक ऑक्सीजन का इवॉल्व होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेशियो है H2O में जो रेशियो है, अगर मैं इसको प्रॉपरली देखूँ तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। सो H and O आर इन द रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम, इसे कहा जाता है बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज आपको दी गई है, बाकी कुछ नहीं है। मेटल एंड नॉन मेटल में यही सब हमको अच्छे से डिस्कस करना है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये बनी कैसे, वो क्या हो गया, आयंस बनने के बाद में वो एनोड या कैथोड के पास में जाके अपना चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं और कंबाइन हो जाते हैं और गैस फॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसे कहते हैं, दूसरा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्या है, तीसरा जो भूल मैंने ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड किया कि ये चीज़ें अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। हमें यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या याद रखना है कि वॉल्यूम कैसा है, 2:1 रेशियो है, फिनिश। ठीक है, अभी वो कुछ स्टूडेंट्स का मुझे क्वेश्चन था कि मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज़ है, तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखने ही वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग के लेक्चर्स देखिए, अगर डिफ़िकल्टी आती है टेलीग्राम चैनल में मैं सारे क्वेश्चंस डाल दूंगी और आप लोगों को वही क्वेश्चंस फिर मुझे एज अ होमवर्क सेंड करने हैं। फिर ग्रुप में आप अपनी डिफ़िकल्टी पूछ सकते हो। और थर्ड थिंग, हमारा डिफ़िकल्टी सेशन जब भी होगा आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्टीज होगी पर्सनली मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कोई चीज़ अगर स्किप हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।